फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम योर एजुकेटर गरिमा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन है डेवलपमेंट, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, वो सभी बचे हुए पॉइंट्स हम आज के सेशन में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें से इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो 30 मार्क्स का सेशन आता है मोस्टली इन्हीं टॉपिक में से वो कवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट्स। स्टार्ट करते हैं रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग के साथ। देखिए, हम अपने लास्ट सेशन में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है, यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, कुछ भी अनसर्टेन नहीं होता। जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी एक ग्रोथ होती है वो सर्टेन होती है कहीं ना कहीं, और जो कि कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होकर डेप्थ तक चलती रहती है। तो अब हम देखते हैं कि लर्निंग क्या होती है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन बनाने से पहले, इन्हें रिलेट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों को, क्या फ़र्क है डेवलपमेंट में और लर्निंग में। तो लर्निंग की अगर बात करें, लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट विच कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा विकास जो कि हमें कोशिश करने के बाद आता है, जो कि एफर्ट्स लगाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, जिसकी हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूशन में, उसके बाद अगर हम कुछ भी सीखते हैं, कहीं भी हम कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमारे अंदर डेवलप होती है, वो लर्निंग कहलाती है। तो लर्निंग क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक एफर्ट्स और प्रैक्टिस से मिलके जो हम सीखते हैं ना, जो चीज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, एक कहते हैं रिलेटिवली ऐसा चेंज होता है जो लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो हमारी लर्निंग कहलाती है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, लर्निंग तो यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन क्या रोल रिलेशन है लर्निंग का डेवलपमेंट से। तो अगर हम बात करें, जो लर्निंग और मैचुरेशन एक इंट्रैक्ट करते हैं आपस में, बहुत अच्छा इंट्रैक्शन है इनका, और इसी से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं। जब तक कोई चाइल्ड मैच्योर नहीं होगा, उसमें मैच्योरनेस नहीं आएगी, वो परिपक्व नहीं होगा, तब तक वो लर्निंग नहीं कर सकता, और जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलप होने के लिए, अब जैसे बात करें एक छोटे बच्चे की, जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखेगा तब तक वो चलना नहीं सीखेगा। तो चलना एक तरह का डेवलपमेंट है, और चलने के लिए क्या जरूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना, जो कि एक हमारी क्या है, लर्निंग है। और लर्निंग कब हो पाएगी, जब वो मैच्योर, जब उसकी मसल्स इतने स्ट्रांग होंगी उस बच्चे की कि वो खुद को खड़ा कर पाए, खुद को स्टेबल बना पाए। तो यही एक इंट्रैक्शन होता है इन तीनों के बीच। आगे चलते हैं इसी के साथ, देखते हैं। वी नो दैट डेवलपमेंट अकर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में काम करता है ये। फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल, मोरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होता है डेवलपमेंट। अब बात करते हैं मैचुरेशन। अब मैचुरेशन करता क्या है, मैचुरेशन एक लिमिट सेट कर देता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो ये था, मैचुरेशन क्या होता है, मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। मैचुरेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है किससे, हेरिडिटी से। और हेरिडिटी का क्या काम होता है, एक लिमिट बना देती है वो विकास में, कि उसे जैसे हेरिडिटी, अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो अनुवांशिकता पे वो निर्भर करती है कहीं ना कहीं। अगर किसी चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच की है, तो मतलब उसके जो बच्चे होंगे उनकी भी अप्रॉक्स उतनी ही होगी, अगर वो जीन उनमें ट्रांसमिट हुआ है तो ये एक लिमिट सेट हो जाएगी। डेवलपमेंट वहीं का वहीं रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक लिमिट हो जाती है जो कि मैचुरेशन के थ्रू सेट होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल, जो मैचुरेशन होता है और लर्निंग होती है, अभी हमने पढ़ा था, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एक साथ ही काम करते हैं, एक साथ ही होता है। जब तक मैच्योरनेस नहीं आएगी तब तक लर्निंग नहीं होगी, और जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया भी था एक छोटे बच्चे का, कि जब तक बच्चे के मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, वो मैच्योर नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, बच्चा खड़ा होने के लिए स्टेबल, खुद को स्टेबल ही नहीं बना पाएगा। और जब तक वो खड़ा नहीं होगा वो चल नहीं सकता। तो पहले उसे चलने के लिए क्या होगा, चलने का जो उसका एक वॉकिंग का जो डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे लर्न करना पड़ेगा कि उसे किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से अपने स्टेप जो है वो एक के बाद एक बढ़ा के रखना है। तो ये एक रिलेशन होता है इन तीनों में। लेकिन अगर बात करें जीन पियाजे की, देखिए नॉर्मली जो कहा जाता है, पहले लर्निंग, पहले कोई चीज़ बच्चा सीखेगा और उसके बाद ही उसका विकास होगा। लेकिन जो जीन पियाजे ने कहा है, वो उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके जस्ट अपोजिट होता है। पहले एक बच्चा डेवलप होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही वो
लर्निंग कर पाएगा, उसके बाद ही वो अधिगम कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा। तो ये था रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट की। तो अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर को डिफाइन करना चाहें तो जेंडर रेफर्स टू द सोशल डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स दैट वाज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। एक ऐसा भेदभाव, ऐसा अंतर है जो हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है बॉयज़ और गर्ल्स में, एक मेल पर्सनैलिटी में और एक फीमेल पर्सनैलिटी में, जिसे हम लिंग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे जेंडर कहा जाता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, दो टर्म्स होती हैं इंग्लिश में, एक होता है जेंडर, एक होता है सेक्स। अगर बात करें जेंडर की तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है, समाज के द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहीं पहले से नहीं है कि ये मेल है और ये फीमेल है। अगर हम बात करते हैं सेक्स की, तो सेक्स जो है वो हमारा एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। बाय बर्थ जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है, वो कहीं ना कहीं उनका सेक्स डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसके थ्रू उनका होता है। लेकिन जो जेंडर है वो एक सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई इमेज है। सोसाइटी ने एक सोच, एक मेंटालिटी बना दी है, हाँ, कि दिस इज द मेल पर्सन एंड दिस इज द फीमेल। तो ये बात आई जेंडर की और सेक्स की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। तो अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और अगर आप हिंदी का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार इंग्लिश की तरफ नजर डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में दोनों का ही मीनिंग एक ही होता है, लिंग। लेकिन अगर इंग्लिश में वहाँ जेंडर है तो वहाँ सोशल कंस्ट्रक्ट ही आएगा, और अगर वहाँ पे सेक्स है तो वहाँ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट आएगा। अब देखते हैं एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों कहा गया है जेंडर को। मेल्स एंड फीमेल्स आर द टू कैटेगरीज ऑफ जेंडर इन द वर्ल्ड। According to our society, the females are considered submissive, reserved and well-behaved, while men are considered to be strong. बिल्कुल समाज की ऐसी धारणा है, ऐसी सोच बन चुकी है। दो पार्ट्स में हमने जो सोसाइटी है दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, मेल और फीमेल पर्सनैलिटी। और इसकी समाज ने ये सोच बना लिया कि अगर गर्ल है तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, बहुत वेल मैनर्ड होनी चाहिए। अगर बॉयज़ की बात करें तो ठीक है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी है तो चलेगा, भाई वो तो लड़का है, हो सकता है। बॉयज़ को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, घर की जो बाहर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब एक बॉयज़ के ऊपर होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक अवधारणा है जिसने जो लिंग का जो भेदभाव है, जेंडर का जो भेदभाव है, वो बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं जेंडर रोल्स की। जेंडर रोल्स होते क्या है? ऐसे रोल जो सोसाइटी के द्वारा थोपे गए हैं मेल और फीमेल्स पे, वो कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ आपको, गर्ल्स के लिए एक रोल बनाया गया कि हाँ ठीक है, जो फीमेल है वही किचन में खाना बनाएगी, जबकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ये कोई बायोलॉजिकल फैक्टर का पार्ट नहीं है। बाय बर्थ अगर कोई बर्थ हुआ है किसी मेल का या फीमेल का, तो ऐसा कहीं उसके साथ कोई लिख के, कोई ठप्पा लग के नहीं आता कि वो ही किचन का काम करेगी, या अगर कोई मेल है तो घर की जितनी भी फाइनेंशियली जिम्मेदारी होगी वो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर। और दोनों की ही बात है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है या मेल्स को नहीं किया जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें से पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मेल के ऊपर आके रुक जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स बना दिए गए हैं, इन्हें जेंडर रोल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं जेंडर सोशलाइजेशन की। देखिए, सोशलाइजेशन क्या होता है? समाजीकरण। जेंडर सोशलाइजेशन इज द टेंडेंसी टू सोशलाइज मेल डिफरेंटली ओवर फीमेल, कि समाज में एक अलग रूप दे दिया गया है, मेल को अलग और फीमेल को अलग, और कहीं ना कहीं मेल को फीमेल से सुपीरियर रखा गया है। जैसे गर्ल्स के लिए ये सोचा जाता है कि नहीं, ये तो बहुत वीक है, ये काम इससे नहीं हो पाएगा। हो सकता है पहले कभी ऐसी चीजें रही हो, ऐसे कंसेप्ट रहे हो, लेकिन अगर आज के टाइम में बात करें तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि दोनों में कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं बचा है। आगे चलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जो मेन कारण है इस चीज का, जो हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी बनती गई है, उसका कहीं ना कहीं एक मेन कारण है स्टीरियोटाइप, जिसे कहते हैं रूढ़िवादिता या रूढ़िबद्धता जिसे कहा जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर द ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये क्या है? ये बाधा उत्पन्न करने वाली जो सोच है जो पहले से चली आ रही है, जो क्या कभी भी जेंडर की जो इक्वालिटी है, जो समानता होनी चाहिए मेल और फीमेल में, दोनों जेंडर्स में, वो कभी नहीं आने देती। जैसे कि रूढ़िबद्ध सोच है कि अगर शादी होती है तो लड़की को ही अपना सरनेम चेंज करना होता है, लड़की को ही अपना घर छोड़ के एक दूसरे घर में, एक नए घर में जाना होता है, जबकि ऐसी कोई भी कंडीशन किसी भी मेल पर्सन पे अप्लाई नहीं होती। तो ये एक रूढ़िबद्ध सोच है, पहले से चली आ रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं और इसे रोका भी नहीं जा रहा, इसके अगेंस्ट कोई आवाज भी नहीं उठाई जा रही है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आता है। अब बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, जो हमारे मेल और फीमेल में भेदभाव किया जाता है बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट एनकरेज स्टीरियोटाइप्स ऑफ जेंडर रोल्स। बिल्कुल जो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं जो रूढ़िबद्ध सोच पहले से चली आ रही है कि नहीं, मेल है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, फीमेल है तो वो थोड़ी नाजुक होगी, उसे इस तरीके, वो सिर्फ घर के काम ही कर सकती है, बाहर का नहीं कर सकती।
तो ये एक भेदभाव जो है वो क्रिएट कर देता है, कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स जो सोच है उसी का एक रिजल्ट होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं। अब बात करते हैं जेंडर बायसेस की। जेंडर बायसेस का एक एग्जांपल है, सबसे एग्जांपल देके हम समझ सकते हैं क्लासरूम, बहुत बड़ा एग्जांपल है जेंडर बायसेस का। जेंडर बायसेस कहा जाता है इसे कि आप दो चीजों में से किसी एक चीज की तरफ ज्यादा झुकाव है आपका, उसे कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी कह सकते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक क्लासरूम का हम एग्जांपल लें, दिस अकर्स व्हेन टीचर एक्सपेक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ एबिलिटी और प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर जेंडर। बिल्कुल ऐसा होता है स्कूल्स में कि अगर साइंस स्ट्रीम है तो ठीक है वो बॉयज ही लेंगे क्योंकि उन्हें आगे जाके इंजीनियरिंग या मेडिकल क्लियर करना है। अगर गर्ल्स हैं तो ठीक है वो आर्ट साइड ले, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट ले जो इन फ्यूचर उनकी फैमिली में काम आए। तो ये एक मेंटालिटी है जो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में भी चलती ही जा रही है। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायसेस, अब देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इससे होता क्या है, इससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी होती है वो अपने आप उनका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, हाँ ठीक है गर्ल्स हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो साइंस कर ही नहीं सकती, मैं मैथ्स कर ही नहीं सकती क्योंकि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मेरे लिए होम साइंस ही ठीक है या फिर आर्ट साइड ही सही है। और बॉयज कहीं ना कहीं बॉयज के अंदर एक सुपीरियरिटी आ जाती है कि हाँ हम इनसे बेटर हैं क्योंकि ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो एक इम्पैक्ट होता है जो दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से के बीच मतभेद पैदा कर देता है। अब अगर इसे रोकने का चाहे फिर वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो, जेंडर बायसेस हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, इन्हें रोकने का अगर कोई एक सॉल्यूशन है तो वो है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज द ए मेथड फॉर रिड्यूसिंग जेंडर बायसेस भी स्टीरियोटाइप्स भी। क्योंकि अगर हम अपनी एजुकेशन को इतना डेवलप कर ले, तो एक बच्चे का जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से होती है, उसकी स्कूलिंग से होती है। अगर स्कूल में ही उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए जो कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दे, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी इन चीजों को खत्म करने के लिए। और ये जो एक सोशल कंस्ट्रक्ट बन चुका है जेंडर की, नहीं मेल इज बेटर और फीमेल इज ओनली फॉर हाउस होल्ड वर्क, तो वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व विभिन्नता भी जिसे कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं जेंडर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। सो वी ऑल आर डिफरेंट इन मल्टीपल वेज एंड देयर डिफरेंसेस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल। बिल्कुल कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से भिन्न, बेशक अगर हम ट्विंस की भी बात करें तो वो भी ऐसा नहीं होता कि दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस उन दोनों में भी होता है, चाहे फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज में हो, चाहे उनकी मेंटल एबिलिटी जो है उसमें हो, चाहे उनका सोचना समझने का तरीका, उनके इमोशंस, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में थोड़ा बहुत जो अंतर है वो पाया जाता है। दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। अगर बात करें फिजिकल डिफरेंसेस की, किसी की हाइट में फर्क, उसके लुक में फर्क, ये सारी चीजें फिजिकल में आती हैं। कॉग्निटिव, इंसान की बुद्धि की समझ जो है वो अलग होती है एक दूसरे से। समाज की अगर हम बात करें, कास्ट वाइज, कल्चर वाइज, रिलीजन, धर्म, समुदाय, इनके थ्रू भी बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो समाज में पाए जाते हैं। These differences are based on heredity and environment। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें अपने फिजिकल डिफरेंसेस की, तो वो हमें हमेशा हमारे हेरिडिटी, हमारी आनुवांशिकता से मिलते हैं। सिर्फ दो ही फैक्टर हैं जिनसे हमें कुछ भी मिलता है, पहला है हमारी हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। अगर हमें जो मिला हेरिडिटी से मिला और हेरिडिटी से जो नहीं मिला वो सब कुछ हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। तो इन दो का ही कहीं ना कहीं एक योगदान रहता है इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करने में। अकॉर्डिंग टू माया एंग्ल्यू, इन डाइवर्सिटी देयर इज अ ब्यूटी एंड देयर इज अ स्ट्रेंथ। जो डाइवर्सिटी है, जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो विभिन्नता है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत खूबसूरत भी है और इसकी अपनी ही एक स्ट्रेंथ भी है। इट्स अ चैलेंज फॉर अ टीचर टू डील विद चिल्ड्रन ऑफ ऑल डाइवर्सिटी। बिल्कुल बहुत सही बात है। अगर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस बना हुआ है आपकी क्लास में, तो बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल होता है आपके लिए सभी बच्चों को एक साथ हैंडल करना, सभी बच्चों को एक साथ कोई भी बात कम्युनिकेट करना। सपोज कीजिए आपकी क्लास में अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को वहाँ पे तेलुगु आती है, किसी को वहाँ पे बंगाली आती है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है एक कॉमन लैंग्वेज यूज करके उन्हें पढ़ाना, उन्हें समझाना, चीज़ों को क्लियर करना। तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एक टीचर को फेस करने पड़ते हैं अगर उसकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस का काउंट थोड़ा ज़्यादा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बिल्कुल दो ही चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं दो ही कारणों से होते हैं, या तो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट। तो इसी के बेसिस पे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। पहला है हमारा इनहेरिटेड, जो बाय बर्थ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, क्या कह सकते हैं हम, विरासत में मिलने वाली जो क्वालिटीज हैं उन्हें हम इनहेरिटेड कहते हैं। जैसे कि हमारी फिजिकल, शारीरिक संरचना जो होती है, बॉडी लैंग्वेज, हमारी आँख, नाक, हाइट, हेल्थ, फेस, लुक वाइज अलग होना,
मेंटल एंड टेम्परामेंटल। मेंटल हमारा माइंड, हमारी सोच कहीं ना कहीं हमारी अनुवांशिकता पर निर्भर करती है, तो ये चीजें इनहेरिटेड है। अगर बात करें एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड वो चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के माहौल से ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक्वायर्ड दिस इंक्लूड्स डिफरेंस इन टर्म ऑफ सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इमोशनल। बिल्कुल सामाजिक जो चीजें हम ग्रहण करते हैं, जो हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति होती है, हमारी जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारी एजुकेशन, जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग होती हैं, जो कि बाद में जाके कहीं डेवलप होती है, जिनका हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो चीजें एक्वायर्ड में आती हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए ये डिफरेंसेस होते हैं। टीचर्स को बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग जॉब है टीचर्स के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अपना, कि वो लर्निंग कैसे कराए। तो इसके जो कुछ वेज हैं, इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज, कुछ तरीके हैं कि किस तरीके से हम ये इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट क्या है कि कोई भी कंटेंट है, सपोज कीजिए हम इन्वेंशन पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर इन्वेंशन पढ़ा रहे हैं आप, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे मल्टीपल सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं। अगर आपकी इन्वेंशन की क्लास चल रही है, वहां पे कोई बच्चा साइंस का है, तो आप उसे साइंस के तौर का एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। कोई एसएसटी का है तो आप, ठीक है, इन्वेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, हम ग्राम बेल की बात कर रहे हैं, तो ग्राम बेल की हिस्ट्री पे अगर हम चले जाएं तो कहीं ना कहीं हम उसे एसएसटी से रिलेट कर लेंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेट करके किसी कंटेंट को समझाया जा सकता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन, अलग अलग बच्चों को उसकी मेंटालिटी, उसके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देके भी लर्निंग कराई जा सकती है। एबिलिटी ग्रुपिंग, बिल्कुल सेम, जो हमारे से कुछ क्वालिटीज जिन स्टूडेंट्स में सेम है, उनका एक ग्रुप बना के, कुछ अलग क्वालिटीज वालों का एक अलग ग्रुप बना के भी टीचिंग को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। लेक ऑफ प्रिजुडिस बहुत जरूरी है इसमें, कि पहले से कोई सोच ना बना लें कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा ये काम, या फिर वो बॉय और गर्ल ये काम नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम शायद उसे उस तरीके से उस लेवल पे लर्निंग नहीं करा सकते। जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव बिल्कुल बहुत जरूरी है। ऐसी मेंटालिटी खत्म कर देनी चाहिए कि नहीं ये काम सिर्फ मेल कर सकते हैं, ये लर्निंग जो है सिर्फ मेल के लिए है, वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है, या ये फीमेल नहीं कर सकती है। तो इस तरीके की चीजों से थोड़ा अलग हटके अगर लर्निंग की जाएगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी।